इन्वेस्ट इन भारत में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं एंड कुछ स्टॉक्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो पहले हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में। क्लोजिंग आप देख सकते हैं 17092 की क्लोजिंग निफ्टी के अंदर हो चुकी है, यानी मार्केट ने 17,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड मार्केट के मूवमेंट को देखें तो स्टार्टिंग में निफ्टी 17,000 के भी काफ़ी नीचे चला गया था, जैसा कि कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि मार्केट गिर सकता है क्योंकि रशिया के काफ़ी सारे जो इंडाइसिस थे वो बहुत ही ज़्यादा रेड में थे, बहुत ही ज़्यादा नीचे थे। कुछ कमेंट आ रहे थे कि निफ्टी 10% गिरेगा क्या रशिया की तरह, तो वैसे नहीं गिरता है मार्केट। रशिया के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है तो उसका इंडेक्स इतना गिरेगा, हमारा इंडेक्स इतना नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी गिरने का आइडिया था। तो इंडेक्स गिरा है लेकिन रिकवरी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिली है। लेकिन रिकवरी होने के बाद भी दोस्तों आप देखिए माइनस में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, 0.67% का फॉल है, 114 पॉइंट का फॉल आपको निफ्टी में दिखाई दे जाएगा। तो गिरावट के रीज़न की बात करें तो अभी भी रशिया और यूक्रेन का जो विवाद है उसका कोई भी कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष या फिर कोई भी परिणाम नहीं निकला है। एंड लाइव अपडेट्स की बात करें तो अभी भी जो न्यूज़ है एक से बढ़कर एक नेगेटिव हमको देखने को मिलती है। तो इसी वजह से मार्केट रिकवर तो कर रहा है क्योंकि मार्केट बहुत नीचे गिर चुका है, कभी ना कभी कहाँ से तो रिकवर करेगा, जीरो तो मार्केट होगा नहीं। लेकिन रिकवरी इतनी शार्प नहीं हो पा रही क्योंकि न्यूज़ अभी भी नेगेटिव है। जैसे इस न्यूज़ की बात करें, लाइव न्यूज़ की बात करें तो इंडिया का जो फ्लाइट है, जो पहली फ्लाइट है वो दिल्ली से रवाना होकर यूक्रेन पहुंच चुकी है। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स या जो भी इंडियंस वहाँ पे रहते हैं उनको वापस से अपनी कंट्री में लेकर आने के लिए, जो कि नेगेटिव न्यूज़ है। किसी भी कंट्री का जब फ्लाइट वहाँ पे पहुँचता है तो इट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ हैवी टेंशन हो सकती है और मार्केट इसी वजह से नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। और इसी के साथ में एक और ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें, लाइव न्यूज़ की बात करें तो एक और नेगेटिव न्यूज़ हमको देखने को मिलती है कि रशिया का आक्रमण ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बिगिन हो चुका है यूक्रेन के ऊपर। जैसा कि अगर आपने टीवी में देखा होगा तो टीवी में कुछ न्यूज़ आ रही थी कि तकरीबन 5 लोगों को रशिया की जो ट्रूप्स है या फिर रशिया की जो आर्मी है उन्होंने मार गिराया है, क्योंकि रशिया की जो बॉर्डर है उसके आसपास कुछ ना कुछ मूवमेंट उनको देखने को मिल रहा था। और उस न्यूज़ को बाद में फिर कंट्री के प्रेसिडेंट ने गलत भी बताया था। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो यूके का कहना है, उनका ऐसा कहना है कि आक्रमण अभी स्टार्ट हो चुका है, इसी वजह से मार्केट के अंदर अभी भी पैनिक देखने को मिल रहा है जबकि मार्केट इतना नीचे पहुँच चुका है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा था कमेंट के अंदर कि पहले भी इस काइंड ऑफ सिचुएशन बनी थी रशिया और इंडिया के बीच में, ये बॉर्डर का डिस्प्यूट था, तो उस टाइम मार्केट कैसे रिएक्ट किया था, किसी ने क्वेश्चन किया था। तो उस टाइम के दोस्तों मार्केट की बात करें तो जब ये डिस्प्यूट हुआ था तो जो पहले दिन मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट थी, उसके बाद में मार्केट के अंदर इतनी कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रशिया और यूक्रेन के अंदर डिस्प्यूट होता है, पहली बमबारी होती है, रॉकेट लॉन्च होते हैं, तो पहले दिन मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हमको दिखाई दे सकती है, इंडिया के मार्केट के अंदर, यूएस के मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर। लेकिन उसके बाद में जैसे वॉर कंटिन्यू रहेगी वैसे मार्केट को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसा कि हिस्ट्री कहती है। अब दोस्तों बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। इसके लिए भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि इसमें फ्रेश एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए। तो अगर हम स्टॉक को देखें तो 984 रुपीज़ पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हमको ऊपर से देखने को मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम परसेंटेज को नोट करें तो एक साल में अभी भी 82% के रिटर्न है, यानी एक साल के कंपैरिजन में अभी भी गिरावट काफ़ी कम है। नुकसान उनको हो रहा है जिन्होंने टॉप पर या फिर यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, एंड जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उसको अभी नुकसान नहीं हो रहा है। दोस्तों जब भी कोई स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है तो फिर उसके अंदर एक्सपेक्टेशन मार्केट की बहुत ही अच्छी सेट होती है। अगर वैसी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो पाती तो जिस तरह से स्टॉक ऊपर जाता है उसी तरह से दोस्तों स्टॉक नीचे भी आता है। स्टॉक गिर रहा है काफ़ी, लेकिन इसकी वैल्यूएशन को अगर अभी भी हम देखें तो 86 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलेगा, यानी अभी भी स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर काम कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या था, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग्स कुछ खास नहीं थी प्रॉफिट के टर्म्स में। अगर हम इसके रेवेन्यूज़ को देखें तो काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट स्टेबल है, प्रॉफिट कुछ खास इस तरह से नहीं बढ़ा है। रीज़न आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी का रेवेन्यू यानी सेल्स तो बढ़ चुकी थी 47% के साथ में, लेकिन प्रॉफिट मात्र 16% के साथ में बढ़ चुका है। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन का कोई लॉजिक भी नहीं है, कंपनी कुछ बनाकर बेचती नहीं है, सर्विसेज देती है। तो यहाँ पे दोस्तों मार्जिन के अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि अट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, और 21% के साथ में इसके प्रॉफिट के मार्जिन आपको गिरते हुए दिखाई देंगे, जो कि अभी 17% तक पहुँच चुके हैं, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट आप बोल सकते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन में आई है। अगर आप बाकी कंपनीज का कंपैरिजन करोगे तो इतने प्रॉफिट के मार्जिन उनके नहीं गिरे। साथ में अगर हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग को देखें तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिस भी कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग के बाद में पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर प्ले करते हैं।
अब एक चीज़ आप नोट करिए, जब भी मार्केट के अंदर तेज़ी होती है, स्टॉक के अंदर तेज़ी होती है, तो वो तेज़ी आती है बड़े फंड के द्वारा, यानी FIDI उसके अंदर बाइंग करती है, तब तेज़ी होती है। अगर पब्लिक उसको बाय करके तेज कर रही है, पब्लिक का मतलब है ऑपरेटर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो ऑपरेटर आप देखिए हर क्वार्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और सेबी को इसका पता लग गया था, इसी वजह से SM कैटेगरी में था काफ़ी समय से, और वो ऑपरेटर अभी आउट हो रहे मार्केट से और इसी वजह से आपको कंटिन्यूसली इसके अंदर फॉल देखने को मिलेगा। FI का स्टेक आप देखिए बहुत ही ट्रिम हो चुका है, बहुत ही मतलब कंटिन्यूसली FI इसके अंदर सेलिंग कर रही है और DI भी इसके अंदर सेलिंग करती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन पब्लिक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये एक रिस्क था जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो टेक्निकल्स की बात करें तो चार्ट दोस्तों कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आपके कुछ कमेंट आते हैं कि चार्ट किस में देखें, तो ज़ीरोधा की एप्लीकेशन चाहे तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। 984 रुपीज़ का स्टॉक देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, स्टॉक सीधा 950 के करीब जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसका जो सपोर्ट बनेगा 950 के आसपास ही बनेगा, उसके बाद में 900 के आसपास बनेगा। किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो यहाँ पे आप चाहे तो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। कोई बाय करने की कॉल नहीं है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर कन्विक्शन है तो ही इन्वेस्टमेंट करना। हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी का प्रमोटर या फिर कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग है और कंपनी का फ्यूचरिस्टिक व्यू भी देखें तो बहुत ही सही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होगा, हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी जिस तरह से गिरती है उस तरह से चलती भी है, तो जब इसमें तेजी आएगी तो तेजी भी काफ़ी बड़ी देखने को मिल सकती है। RSI की बात करें तो 26 के आसपास देखने को मिलेगा, यानी बहुत ही ज़्यादा फियर अभी इसमें आ चुका है। तो अब दोस्तों टोटल 2 ऐसी कंपनीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट करने के मौके देख सकते हैं, एंड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से जहां पे आपको बाइंग करने के बारे में विचार करना है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पहली कंपनी की बात करते हैं। फर्स्ट कंपनी का नाम है मिंडा इंडस्ट्री। इस कंपनी के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कुछ खास नहीं थे। अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिले थे 13% के साथ में, इसलिए स्टॉक के अंदर भी अभी आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे नंबर्स अनाउंस हुए थे, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक गिरने की बजाय बढ़ता हुआ देखने को मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.64% की बड़ी तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिली थी, जबकि नंबर्स काफ़ी ख़राब थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखता है, एंड फ्यूचर मार्केट को लगा कि काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि कंपनी के पास में 400 करोड़ की एनुअल सेल्स वैल्यू वाली एक डील आ गई थी, एक ऑर्डर आप बोल सकते हैं। तो वो ऑर्डर अगर कंपनी के पास में आता है, कंपनी उसको फुलफिल करती है, तो बहुत ही गजब का प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा। और कंपनी ईवी के सेक्टर में बहुत ही सही काम कर रही है और ईवी के सेक्टर में वैसे भी कंपनी के पास में काम की कोई कमी नहीं है। तो कंपनी चाहिए जो ऑर्डर को फुलफिल कर पाए, और ये कंपनी अगर आप इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो काफ़ी सही रिटर्न्स इसने कमा के दिए। बट अप्स एंड डाउन्स आपको ऑटो सेक्टर में हर एक कंपनी में देखने को मिलने वाला है, तो वो सब चीज़ें देख कर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान आपको करना चाहिए। तो जैसे इस कंपनी की बात करें तो कंपनी लीडिंग कंपनी ऑटो कंपोनेंट बनाने की, यानी ऑटो जो पार्ट्स होते हैं उसको बनाने की। एंड यहाँ पे इस कंपनी की बात करें तो अपने बिजनेस को भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपेंड करिए, तभी स्टॉक भी आपको कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ दिखाई दी जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करने में दोस्तों जल्दीबाजी किसी भी कंपनी में नहीं करनी है। अगर आपको जल्दीबाजी करनी है तो कम से कम लार्ज कैप कंपनीज़ में करिए, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। तो ये कंपनी भी हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग आप मान सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी इन सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा होती है। 900 के आसपास पहली जो सपोर्ट है हमको देखने को मिलता है, एंड उसके बाद में 800 के आसपास सपोर्ट हमको देखने को मिल जाएगा। RSI के लेवल की बात करें तो 41 का देखने को मिलेगा। इससे पहले सितंबर में RSI फियर जोन में गया था, इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला था। इसके बाद में दोस्तों सेकंड कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का नाम है KPIT टेक, और इसके नंबर्स की बात करें तो नंबर्स काफ़ी शानदार थे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आप देखिए कंपनी की सेल्स भी बढ़ी थी एंड कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़े थे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 20% के साथ में बढ़ चुका है, और सेल्स की बात करें प्रॉफिट की बात करें तो 67% के साथ में बढ़ चुका है, और इसके प्रॉफिट के मार्जिन भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। 11% के साथ में प्रॉफिट का मार्जिन हो चुका है, जो कि 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ चुका है। रिस्क दोस्तों इसमें एक ही है कि हमको इसका प्रीवियस कोई हिस्ट्री पता नहीं है, ठीक है। ई व्हीकल्स का पहले कोई ट्रेंड भी नहीं था, तो इन कंपनीज के पहले के प्रॉफिट देखोगे तो कुछ खास नहीं है। लेकिन जो अभी हमने प्रॉफिट देखा था वो क्यू ऑन क्यू बेसिस में देखा था, और प्रॉफिट और सेल्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ती जा रही है। अगर कंपनी इसी तरह से सेल्स और प्रॉफिट को मेंटेन करती तो स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, और मेरे हिसाब से ये मेंटेन कर भी सकती है, क्योंकि ई व्हीकल्स में काम काफ़ी सारा इन कंपनीज़ के पास में आ रहा है। तो आज स्टॉक के प्राइस में काफ़ी अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिल चुकी है। किसी ने 600 के सपोर्ट पर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा था तो आप चाहे तो इसमें होल्ड कर सकते हैं, और किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो 500 का अभी एक सपोर्ट है, वहाँ पे अगर आपको स्टॉक मिल जाए तो आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। और ये कंपनी भी हाई रिस्की और हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी में आप इंक्लूड कर सकते हैं। यानी जो भी कंपनी अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस की है उनमें आपको 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ऑलरेडी अगर आपने 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो होल्ड करना बेटर होगा, और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करा है तो आप चाहे तो अभी इन कंपनीज़ के ऊपर विचार कर सकते हैं।
तो डिस्क्लेमर दोस्तों देना चाहूँगा, कोई भी बाय या सेल करने की कॉल नहीं है, वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।